अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साइंसदान। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो रहे होंगे इंशाल्लाह। आज बच्चों हम अपना इंतहाई अहम टॉपिक शुरू करेंगे और बोर्ड के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मोस्टली हमें लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाई देता है, बट इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। तो हम हर एस्पेक्ट से इसके ऊपर फोकस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं और इसके अंदर क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और किन चीजों को साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि अपने इस टॉपिक के नाम पे कि इसको पहले डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि हमें जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उसे हम डिफाइन कैसे कर सकें। तो यहाँ क्योंकि बच्चों हमारे पास एसी जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर एक तरह के तो होते नहीं है। जनरेटर में अगर बात करें तो डीसी जनरेटर भी हो सकता है, ठीक हो गया। और जनरेट तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है। तो जस्ट हमने यहाँ पर जनरेटर पे ही फोकस नहीं करना बल्कि साथ देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट की बात की जा रही है। तो एसी जनरेटर वो एक जनरेटर होगा, वो डिवाइस है जो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेगी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो सबसे पहले अगर इसके हम डेफिनेशन पोर्शन पे बात करें तो इतना इसमें हम कहेंगे कि ये कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी in form of alternating current। और इसी को बच्चों हम कहते हैं एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करें कि ये किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अपनी वर्किंग के लिए, तो यहां हमारे पास इंतहाई अहम लॉ जो हम ऑलरेडी जिस पे बात कर चुके हैं उसका जिक्र किया जाता है, दैट इज दी फेरेडेज लॉ। जिसमें हमने ये बात देखी थी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा थ्रू द सर्टेन एरिया, उतना ही ज्यादा हमारे पास इंडक्शन फिनोमिना होगा और जितनी ज्यादा इंडक्शन होगी हमें उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। तो बच्चों अगर हम एसी जनरेटर की बात करें कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम यहां पर इसके प्रिंसिपल में फेरेडेज का जिक्र करें। तो फेरेडे का जिक्र हम करते हुए इसका वर्किंग प्रिंसिपल यहां मेंशन करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल, सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों अगर मैं जस्ट यहां इतना लिख दूं, सो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। फिर हम अगर आगे थोड़ा सा चलें, क्योंकि कुछ बातें हम लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से लेके चलेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर बच्चों चीज आती है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम इसके तमाम कंस्ट्रक्शन पार्ट्स पे नजर लगाएं तो हमें इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट में चंद ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो इंतहाई अहम हैं अल्टरनेटिंग करंट की जनरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, और प्लस हम अल्टरनेटिंग करंट को कैसे ज्यादा कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस मकसद के लिए भी कुछ ऐसे हमने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल इसमें किया हुआ होता है। तो हम उन कंस्ट्रक्शन पार्ट्स का यहां जिक्र करेंगे कि हम एसी एसी करंट की एक तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उन कंस्ट्रक्शन पार्ट्स का जिक्र करेंगे, और फिर हम कैसे चेंज ऑफ फ्लक्स को ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटर ने एसी जनरेटर ने काम करना है फेरेडेज लॉ पे। तो फेरेडेज लॉ में क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हमें रिक्वायर्ड है, तो यहां पर हम ऐसे भी कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को शामिल करेंगे जिनमें हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैक्सिमम ला सके, ताकि हमारे पास जो इंडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में बच्चों हमारे पास यहां अगर मैं चंद नाम लिख दूं तो उनमें सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कनकेव मैग्नेट्स।
कनकेव मैग्नेट क्या अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं अपने लास्ट चैप्टर के अंदर कि हम कनकेव मैग्नेट या जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोर होती है या जो कॉइल होती है उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल होने से क्या होता है कि हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो जाती है और कहीं भी प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अगर देखें तो हमें मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जब भी कभी कॉइल रोटेट करती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल टू द कॉइल, जो कॉइल का नॉर्मल बन रहा है किसी भी प्लेन किसी भी जगह से, वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होता है। सो इस तरह से क्या होगा कि जब भी कभी नॉर्मल टू सरफेस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा तो जो फ्लक्स का चेंज आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां एक चीज अपने जहनों में रखेंगे आपके, यहां कनकेव मैग्नेट करने का मकसद ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए। जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नंबर वन फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, इंटरैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, और सेकेंडली हमें क्या मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ और उसके नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो 0 डिग्रीज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू एरिया जो हमारे पास चल रहा होता है एट एनी पॉइंट वो पैरेलल होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिलता रहेगा। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास चेंज होगा वैसे वैसे हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता रहेगा। सेकेंड अगर कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम यहां पर बात करें तो दूसरी चीज हमारे पास है आर्मेचर, जिसे आमतौर पर हम कॉइल भी बोल देते हैं, बट बेसिकली जो आर्मेचर है, आर्मेचर डिफरेंट ओरिएंटेशन पे मौजूदा जो कॉइल्स होती हैं उन डिफरेंट कॉइल्स को कलेक्टिवली हम आर्मेचर कह देते हैं। तो यहां हमारे पास आर्मेचर मौजूद है यानी मल्टीपल कॉइल्स मौजूद हैं एट डिफरेंट ओरिएंटेशंस, और डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे कॉइल्स या लूप्स को डिजाइन करने का मकसद ये होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट लूप्स में से आ रहा है वो मैक्सिमम हो और हमारे पास मैक्सिमम इंडक्शन फिनोमेना हमें मिल सके फॉर द आउटपुट। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड कंस्ट्रक्शन पार्ट, तो हमारे पास यहां पर है इसकी शाफ्ट। शाफ्ट मीन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपको डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनरेटर के अंदर हमें कॉइल को अपने एक्सिस पे रोटेट करवाना होता है, और रोटेट करवाने का मकसद क्या होता है कि हम जब कॉइल को रोटेट करें तो रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ सके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज लाने के लिए हम यहां पर कॉइल को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट नहीं लेकर आएंगे, जैसे कि हम मेथड ऑफ इंडक्शन में ये बात कर चुके हैं। तो हमें यहां पर बेसिकली एक ऐसी वे को चूज करना है जिसमें हमें बेहतरीन तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज मिल सके। सो द बेस्ट वे टू गेट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां पर कुछ ऐसा ही करेंगे कि कॉइल को उसकी शाफ्ट पे यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम घुमाएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इंतहाई अहम है और वो हमारे पास है स्लिप रिंग। अब स्लिप रिंग्स का मकसद क्या है, अगर यहां पर बच्चों आप देखें, मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट के साथ इस चीज को यहां दिखाऊंगा भी कि स्लिप रिंग किस तरह से काम कर रहे होते हैं और इनका मकसद क्या है। तो चौथे नंबर पे अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट पे बात करें तो जो स्लिप रिंग है ये इंतहाई अहम कंस्ट्रक्शन पार्ट है, क्योंकि इनका मकसद क्या होता है, टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ करंट। अब पोलैरिटी किसे कहते हैं हम बच्चों, जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट से, वैसे अगर हम डेफिनेशन की हद तक बात करें तो हम इससे वाकिफ हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अल्टरनेट करता है अपनी पोलैरिटीज को, कभी पॉजिटिव एक्सिस में तो कभी नेगेटिव एक्सिस में। तो ये जो हमारे पास अल्टरनेट कर रहा है पोलैरिटी का जो चेंज आ रहा है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दी स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी का चेंज लाने का काम कर रहे होते हैं। सो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो हमारे पास है स्लिप रिंग। और अगर हम यहां पर बच्चों पांचवें नंबर पे बात करें तो हमारे पास जो ऊपर टर्मिनल्स हैं विद द कार्बन ब्रश, ये कनेक्टेड होते हैं, जो इंतहाई अहम काम कर रहे हैं हमारे पास आउटपुट हमें दिलवाने में, क्योंकि जो कार्बन ब्रश हैं ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं विद द स्लिप रिंग्स, और ये हमारे पास जो है जो भी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा होता है, जो करंट बन रहा होता है, उसकी आगे ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। हम उसको या तो डायरेक्टली आउटपुट में यूज कर रहे होते हैं या हम वहां पर उनको बैटरीज के साथ कनेक्ट करके उसकी स्टोरेज करवा रहे होते हैं। सो मैं यहां पर बच्चों आपको साथ में स्लिप रिंग्स भी थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि मेरा जो मेन अब टास्क है आप बच्चों को समझाना वो ये है कि असल में स्लिप रिंग्स काम कैसे करते हैं।
तो बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा कि स्लिप रिंग का जो काम है, जो वर्किंग है, वो आपको थोड़ा सा एक मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ थ्रू ए सिंपल मॉडल। तो होप सो आप इस चीज को समझ सकेंगे। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं। अगर मैं आपके थोड़े से करीब हो जाऊं तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, अब मैं इसको आर्मेचर नहीं दिखा रहा हूं, एक सिंगल लूप है। इस लूप में मैंने आपको दो रिंग्स दिखाए हैं जिन्हें हमने स्लिप रिंग का नाम दिया है। ये स्लिप रिंग क्यों स्लिप रिंग कहलाते हैं? क्योंकि बेसिकली जो टर्मिनल्स हमने लगा रखे हैं ये इनके साथ स्लिप कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जो रिंग्स हैं ये अपनी जगह फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये रिंग्स नहीं चलेंगे, रिंग्स के साथ जो टर्मिनल्स हैं वो स्लिप कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हो, मैंने ऊपर वाले रिंग को इस वक्त पकड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये जो रिंग है ये इसके साथ स्लिप कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ पक्का कनेक्टेड नहीं है, यानी ये जो टर्मिनल्स जा रहे हैं ये टर्मिनल्स इन लूप्स को जस्ट क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और टच करते हुए अंदर से घूमते हुए जा रहे हैं। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन भी आपको चेंज करते हुए दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है अपनी जगह है, बट ये जो कॉइल है ये क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को, रोटेशंस को चेंज कर रहा है। तो यहां टर्मिनल्स के साथ जो हमने काम कर रखा है वो ये है कि जो टर्मिनल्स हैं ये लूप के अंदर से गुजर रहे हैं और लूप को उसकी इंटरनल वॉल को टच करते हुए घूमते जा रहे हैं। जो लूप्स लगा रखे हैं, जो रिंग्स लगे हुए हैं, ये रिंग्स अपनी जगह फिक्स्ड हैं और बाहर हमने टर्मिनल्स के साथ इनको कनेक्ट कर रखा है। तो असल में क्या हो रहा है कि जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास करंट की फॉर्मेशन होती है और कॉइल जो हमारे पास रोटेट करती है मैग्नेटिक फोर्स के एक्शन की वजह से, क्योंकि बच्चों हमें मालूम है जो कॉइल है, इस कॉइल की जो रोटेशन हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज के लिए, जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो उस रोटेशन में जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से आएगा, करंट की फॉर्मेशन लेकर आएगा, तो वो जो करंट है वो बाहर ट्रांसमिट होगा थ्रू दीज लूप्स। तो ये जो लूप्स है ना, खुद साथ साथ नहीं घूम रहे हैं, ठीक हो गया। ये लूप्स हमने क्या कर रखे हैं, अपनी जगह फिक्स्ड हैं और ये वायर्स ऐसे ऐसे घूमती चली जा रही हैं। तो क्या होगा कि जब हमारे पास ये कॉइल अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगी, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड नॉर्थ है और जो राइट साइड हमारे पास है यहां से आपके रेफरेंस से, उसको मान लेते हैं साउथ, यानी यहां मैं कह देता हूं नॉर्थ और इसको मैं कह देता हूं यहां साउथ। आप देख सकते हैं कि जब कॉइल अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है ये घूमते हुए यहां आ जाती है। अब ये साइड हमारे पास चली गई बच्चों नॉर्थ की तरफ और दूसरी साइड चली गई कहां, साउथ की तरफ। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का यहां से इस कॉइल के प्लेन के साथ इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा और इसमें जो इंडक्शन होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन। क्योंकि पहली वाली सिचुएशन में कॉइल कुछ इस तरह से थी, तो यहां इस साइड में जो मौजूदा चार्ज थे उनके ऊपर आने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो डिफरेंट थी। कब, जब हम इस कॉइल को रोटेट करवाकर यहां ले गए इस सिचुएशन के रेफरेंस से। तो जब कॉइल ने अपनी ओरिएंटेशन चेंज की तो ओरिएंटेशन के चेंज हो जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का अंदर मौजूदा जो चार्जेस थे कॉइल की वायर में, उस इंटरेक्शन में चेंज आया। उस इंटरेक्शन से बच्चों क्या हुआ कि अगर मान लें कि ये साइड हमारे पास, जिसको मैंने थोड़ा सा व्हाइट करके दिखाया हुआ, अगर आप देख सकते हैं उसको करीब से, ये मान लेते हैं कि नॉर्थ और ये साउथ की तरफ है, तो कंसीडर करते हैं कि यहां चार्ज जा रहा है डाउनवर्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर इसकी ओरिएंटेशन की जाए इस तरह से, करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड मान लेते हैं। जब ये लूप रोटेट करते हुए यहां आ गया, अब वही काम जो पहले इसके साथ हो रहा था अब वो इस साइड के साथ होगा, यानी अब ये साइड आ गई नॉर्थ वाली तरफ और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो जो इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का उस वाली साइड के साथ पहले था अब यहां इस साइड के साथ होगा और यहां पर मौजूदा जो चार्ज है अब वो मूव करेंगे डाउनवर्ड। तो जरा देखते जाएं, यहां से चार्ज जा रहा है डाउनवर्ड, तो यहां से कहां जाएगा, अपवर्ड। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने जहनों में लेकर आए, पहले यहां से जा रहा था डाउनवर्ड, सो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल था। ये टर्मिनल कौन सा हो गया बच्चों, पॉजिटिव था। जब इस कॉइल को रोटेट करवाकर हम यहां लेकर आए तो अब पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल हो चुका है जो इस वाले लूप के साथ, इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाला कौन सा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहां हमने क्या देखा कि कॉइल ने अपनी ओरिएंटेशन के चेंज करते हुए पोलैरिटी चेंज कर ली और इस पोलैरिटी का जो चेंज बच्चों हम करवा रहे हैं बाय यूजिंग डी स्लिप रिंग। यानी मकसद क्या है, ये जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं ये अपने लूप्स को ना छोड़ें। अगर इन्होंने अपना लूप छोड़ दिया और लूप छोड़कर टर्मिनल्स एक्सचेंज करते रहे तो बाहर पोलैरिटी का चेंज नहीं आएगा। यानी एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बड़ी वाली तार है ये इस साइड के साथ जुड़ी हुई है,
तो यहां इस लूप को आउटपुट में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव चार्ज, हाई पोलैरिटी इसको मान लेते हैं, ये हाई वोल्टेज इसको कह देते हैं। यानी यहां से हमारे पास ये हाई लेवल कंसीडर किया गया और ये हमारे पास चार्ज आ रहे हैं इस रेड वाले लूप के पास, रेड रंग के पास। तो मैं इसको मान लेता हूं नेगेटिव। इस वक्त रेड नेगेटिव और ब्लैक वाला क्या बच्चों? पॉजिटिव। जैसे कॉइल रोटेट हुई, ये देखिएगा ये लूप अपनी जगह बरकरार है। ये कॉइल तो घूम गई, स्लिप रिंग्स को स्लिप करते हुए वायर घूमी और हमारे पास क्या हुआ, जरा गौर से देखते रहे। ये वाली तार अभी भी उसी वाले बड़े लूप, बड़ी वायर ना ब्लैक लूप के साथ कनेक्टेड है, ऊपर वाले स्लिप रिंग के साथ है, और जो छोटी वाली तार है वो अभी भी रेड वाले स्लिप रिंग के साथ है। तो अब हुआ क्या, ये पहले ब्लैक वाला पॉजिटिव था, अभी क्या हुआ, ये वाली साइड क्योंकि यहां आ गई तो ये क्योंकि पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से मैं क्या कहूंगा, ये रेड वाला जो स्लिप रिंग है पॉजिटिव हो चुका है। और ये अगर पॉजिटिव है तो बच्चों देखते जाएं, ये यहां से हम जा रहे हैं और ये बड़ी वाली वायर के सामने हम आ चुके हैं। तो अब ये क्या हो चुका है हमारे पास, ये नेगेटिव हो गया। तो मकसद स्लिप रिंग्स का क्या है कि जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं ये अंदर ही अंदर हमारे पास इन लूप्स के साथ कनेक्टेड रहें और टर्मिनल्स चेंज ना हो। यानी अगर हाफ लूप की रोटेशन के बाद हमारे पास जो पोलैरिटी का चेंज आता है वो चेंज भी उसी ही लूप को मिले, उसी स्लिप रिंग को मिले, ताकि हमारे पास जो बाहर हमें आउटपुट मिलना है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो याद रखिएगा बच्चों, पोलैरिटी का जो चेंज है इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग दी स्लिप रिंग्स। क्योंकि अगर हम यहां पर स्लिप रिंग्स का यूज नहीं करते हैं और अगर हम टर्मिनल्स को बार चेंज करवा लेते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटर्स, यानी कम्यूटेटर वो टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पर टर्मिनल्स चेंज हो रहे होते हैं। जब बार बार कॉइल रोटेट करेगी, कभी तार जो है एक रिंग को टच करेगी, कभी दूसरे वाले को टच करेगी, फिर कभी एक को टच करेगी और कभी दूसरे को, तो उसमें क्या होगा, उसमें आउटपुट में पोलैरिटी का चेंज नहीं आएगा। तो यहां हम जो पोलैरिटी का चेंज लेकर आए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लिप रिंग्स। सो होप सो यहां ये बात जो मैंने आपको दिखाई लूप की मदद से क्लियर होगी और उसको हम मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम। तो बच्चों देखते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारे पास एक ये लूप है और इस लूप की ओरिएंटेशन किस तरह से, मैं उसी लूप की थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूं। ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास जो साइड ए बी है, कंसीडर करते हैं ये व्हाइट टेप लगा रखी है मैंने। सो साइड ए बी अभी बाहर है क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन बोर्ड पे ऐसी दिखाई जा सकती है, तो मान लेते हैं ऐसे ही है। ए बी साइड आउटवर्ड है और सी डी साइड जो है बच्चों वो इनवर्ड है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अभी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास यहां से मैक्सिमम होगा अगर हम इसको यहां से रोटेट करें, क्योंकि फिलहाल फ्लक्स मैक्सिमम इसके एरिया से गुजरेगा। तो मान लेते हैं कि यहां से फ्लक्स का चेंज मैक्सिमम आएगा जब हम इसको रोटेट करेंगे। तो उसी रेफरेंस से मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास हाई लेवल पे है, मैं इसको कहता हूं प्लस। तो करंट हमारे पास ए बी साइड ये वाली दिखाई, तो ये वाला हमारे पास मैं दिखाता हूं आर प्राइम वाला जो है प्लस के साथ है, छोटे वाले वायर के साथ कनेक्टेड है। करंट को इस तरह से जाते हुए दिखा देते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल। जो करंट की फ्लो की ट्रांसमिशन होते हुए यहां पर हमने दिखाया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम आर प्राइम टू आर। आप देख सकते हैं इस वक्त आर प्राइम हमारे पास हायर लेवल ऑफ वोल्टेज को शो कर रहा है, तो आर हमारे पास शो कर रहा है किसको, लोअर पोटेंशियल को शो कर रहा है। यहां पर हमारे पास वोल्टेज जो वो कम है, हम लो पोटेंशियल टर्मिनल इसको शो कर रहे हैं। तो फिर से देख लें, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं कि कॉइल की कोई भी रोटेशन है, रोटेशन मैटर नहीं कर रही यहां पर फिलहाल। इस चीज को समझते हैं कि पोलैरिटी ने चेंज अपने आप को कैसे किया, पोलैरिटी का चेंज कैसे आया। तो ए बी से करंट यहां जा रहा है, तो ए बी वायर छोटी है और लूप हमारे पास आर प्राइम इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इस वक्त प्लस कंसीडर किया गया, क्योंकि प्लस इसलिए कंसीडर किया क्योंकि चार्ज का फ्लो यहां से हो रहा है। हायर लेवल से करंट का हमेशा फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो करंट जा रहा है और कहां जा रहा है, बड़ी वाली वायर की तरफ, आर की तरफ। तो जिसकी तरफ जा रहा है बच्चों वो हमारे पास क्या कंसीडर किया जाएगा, लोअर पोटेंशियल। अब जरा देखिएगा हमने क्या किया, पहले लूप ऐसे पड़ा हुआ था, हाफ रोटेशन के बाद आप देख सकते हैं टेबल वाली साइड सामने है। अब हाफ रोटेशन के बाद इसकी ओरिएंटेशन में कर रहा हूं ऐसे। अब क्या हुआ, साइड ए बी अंदर की तरफ चली गई और साइड सी डी जो है वो सामने आ गई इस तरह से। अब क्योंकि बच्चों साइड्स बदल गई हैं तो इंटरेक्शन जो है हमारे पास वो भी बदलेगा। यानी यहां पर पहले हमारे पास अगर साइड ए बी थी तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन से क्या हुआ था, चार्ज मूव किए थे यहां पर डाउनवर्ड। अब जब साइड बदल गई और ये साइड सी डी जो थी ये सामने आ गई, तो
अब इस वायर पर, इस साइड पर वही इंटरेक्शन होगा जो कभी साइड ए बी पे था। तो अब मैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या होगा, यहां पर जो चार्ज है वो मूव करेंगे डाउनवर्ड। तो जरा देख लेते हैं बच्चों, अगर साइड सी डी में चार्ज मूव करते हैं डाउनवर्ड, ये जो साइड सी डी है ये कनेक्टेड है किसके साथ, बड़ी वाली वायर के साथ, और जो लूप बनता है, जो रिंग बनता है, स्लिप रिंग, वो है आर। तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास इस वक्त आर जो है वो हो चुका है पॉजिटिव, यानी हायर टर्मिनल कंसीडर किया जा रहा है, हायर पोटेंशियल कंसीडर किया जाएगा। और हमारे पास क्या हुआ, ये जो चार्ज है ये चल के जा रहा है किस तरफ, साइड ए बी की तरफ। तो और यहां जाते हुए चार्ज की डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपवर्ड। तो हमने कन्वेंशन में बात की कि जहां से चार्ज चलकर जाता है वो हायर पोटेंशियल है जो कि आर हो चुका है, और जा कहां रहा है, साइड ए बी की तरफ, वो डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड। और ये साइड ए बी जुड़ी हुई है छोटे टर्मिनल के साथ, यानी आर प्राइम हमारे पास स्लिप रिंग के साथ। तो यहां आता हुआ जो चार्ज है, इस वजह से यहां की पोलैरिटी क्या कंसीडर की जाएगी, नेगेटिव। तो मैं ये देख रहा हूं बच्चों कि साइड ए बी पहले चार्ज की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, जिस वजह से ये साइड हमारे पास कंसीडर की जा रही थी हायर पोटेंशियल में, और जो साइड सी डी थी वहां चार्ज आ रहा था अपवर्ड, तो हमने उसको कंसीडर किया हुआ था लोअर पोटेंशियल। जैसे ही साइड्स बदली हैं, मैग्नेटिक इंटरेक्शन बदला है, तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन के बदलने की वजह से जो हमारे पास करंट है वो भी बदला है। तो यहां पर साइड सी डी में अगर देखा हमने तो करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो हमने इसे कंसीडर किया हायर पोटेंशियल। और जा कहां रहा है, साइड ए बी की तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो साइड ए बी उस रेफरेंस से बच्चों हो चुकी है हमारे पास नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो पोलैरिटी का चेंज आया है, दैट चेंज इज बिकॉज ऑफ दीज स्लिप रिंग्स। तो मैं यहां पर एक चीज इसकी वर्किंग में थोड़ी सी समराइज कर रहा हूं। अगर हम इसकी वर्किंग में बात करें तो ये कहेंगे कि जो हमारा पहला हाफ होता है बच्चों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट लिया जा रहा है जिसका टोटल टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, कैपिटल टी। अगर मैं इसका हाफ कंसीडर करूं तो उसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ के दौरान बच्चों मैं क्या देखता हूं, जो आर हमारे पास है ये हमारे पास है लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव, और जो आर प्राइम है ये हमारे पास है हायर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल का मतलब यहां इसके साथ लिख दें पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि जब बच्चों हाफ रोटेशन के बाद की हम बात करते हैं तो जिसे हम सेकेंड हाफ भी कहते हैं, सेकेंड हाफ में हमारे पास क्या हुआ बच्चों, जरा देखिएगा, ये जो टर्मिनल बड़ी वाली वायर है ये आर के साथ कनेक्टेड है, और ये इस वक्त हो चुका है पॉजिटिव प्लस। सो आर सेकेंड हाफ में हायर पोटेंशियल है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। और आर प्राइम जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो आर प्राइम छोटे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो हो चुका है नेगेटिव। सो ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं बच्चों बार बार इस पोलैरिटी का जो चेंज आ रहा है हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर, यानी अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूं कॉइल की, तो उसके अंदर पोलैरिटी का चेंज एक मर्तबा ये हमारे पास चल रहा था तो पोलैरिटी चेंज होकर ये हो गई। तो जो पोलैरिटी का चेंज हमारे पास मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्लिप रिंग्स। और दूसरी जो हमने अहम बात की थी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम चेंज हम लेकर आते हैं वो हम लेके आते हैं बाय यूजिंग दी कनकेव मैग्नेट्स। सो अभी हम बात करेंगे बच्चों कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे लेके आगे चलेंगे और इसके फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो आउटपुट है क्या वो हमारी इन पोलैरिटी के चेंजेस को फुलफिल भी कर रहा है, उन बातों को फॉलो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भी चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ और इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ है। तो डेफिनेटली बात यहीं से शुरू कर लेना हमारे लिए मुनासिब भी है। तो हम यूज करेंगे फैराडेज लॉ को। सो यूजिंग फैराडेज लॉ एंड दैट इज एप्सिलॉन, यानी इंडक्शन जो हमें मिल रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अभी जो फ्लक्स का चेंज जिसमें फैराडेज ने जिक्र किया, दैट चेंज इन फ्लक्स जो होता है जो फाई है दैट इज बी डॉट ए, और इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करवा रहे होते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसके डॉट को ओपन करके लिख दूं, सो ये बनता है बी ए
कॉस थीटा। तो यहां इस बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली थोड़ा आगे चलाएं अगर, सो माइनस एन डी जो हमारे पास डेल्टा है, वी कैन रिप्लेस दिस ऑपरेटर बाय द डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो जस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, तो इसमें ऐसा इसको लिखा जा सकता है डी बाय डी टी इंटू बी ए कॉस थीटा। अब यहां अगर बच्चों मैं इस थीटा को ओपन कर लूं, क्योंकि जो फेज है हमारे पास इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। तो यहां अगर मैं इसको मजीद ओपन कर दूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है माइनस एन डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यहां हम जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उनको इस इक्वेशन से बाहर ले जाते हैं ताकि हम इसका डिफरेंशियल इजीली ले सकें। तो माइनस एन बी ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। और बच्चों जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये डिफरेंशियल साथ में अप्लाई होगा हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू लिखी हुई है इसके एंगल का भी। तो डिफरेंशियल जहां इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेंगे साथ में इसके एंगल का भी हमने डिफरेंशियल लेना है। तो ये बनता है हमारे पास, अगर हम कॉज का डिफरेंशियल लेते हैं तो ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है कि कॉज का जब भी आप डिफरेंशियल लेंगे उसका डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन और साथ में आ जाएगा उसका एंगल। तो माइनस साइन ओमेगा टी, बट जैसे आपसे कहा था कि इसके एंगल का भी डिफरेंशियल लिया जाता है, तो डी ओवर डी टी, तो इसका एंगल है ओमेगा टी, इसका भी डिफरेंशियल लेंगे। अगर बच्चों यहां से भी कांस्टेंट में निकालकर वहां ले जाऊं तो मैं क्या करने वाला हूं, नंबर वन माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट वहां चला जाएगा। सो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ऐसा लिख देता हूं, रिमेनिंग क्या रह गया डी बाई डी टी, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ही रह जाता है। अगर मैं इसको इसकी ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। ठीक हो गया बच्चों, मैंने ओमेगा टी को वापस जो है रिस्टोर कर लिया उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, ताकि क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। अब ये हमारे पास आ चुका है हमारे पास इंडक्शन फॉर्मूला जिससे मैं करंट फाइंड करना चाहता हूं, दैट इज बेसिकली दी वोल्टेज जो हमें उस इंडक्शन मेथड में मिल रही है। अब बच्चों हम क्या करना चाहते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूं कि करंट कितना आ रहा है और कब हमें ये इंडक्शन मैक्सिमम मिलेगी। तो इतना हम अच्छे से जानते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्री और इसका जो मैक्सिमम आंसर होता है वो हमारे पास 90 डिग्री पे होता है। और अगर हम यहां पर थोड़ी सी रूल पे बात कर लें कि जो हमारे पास कॉइल ऑफ रोटेशन यहां पर हमें जनरेटर में मिल रही थी उसमें एंगल्स कितने होने चाहिए थे, क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए थी, क्या कुछ डिपेंडेंस थी। तो मैं यहां पर बात अगर करूं तो जनरेटर के अंदर अगर हम डायरेक्शन रोटेशन की बात करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखिएगा बच्चों कि जब हम मोटर की बात करते हैं यानी करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम कर रहा होता है, बट यहां हम इस इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहां हमारे पास डायरेक्शन जो है वो मेन कंसर्न नहीं है। सो एनीवेज इस बात को इतना हम याद रखेंगे जरूर कि हमारे पास जब कभी जनरेटर की बात करेंगे और इंडक्शन की बात करेंगे और इंडक्शन से आई हुई मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो हम इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड का जिक्र करेंगे। सो एग्जैक्टली फ्लेमिंग राइट हैंड में भी बच्चों अगर हम देखें तो यहां हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो 90 डिग्री से रिक्वायर्ड है। सो 90 डिग्री को अगर हम देखें तो मैथमेटिकली जस्टिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर ऐसा कंसीडर कर लूं इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो क्या होगा हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी। मैक्सिमम आ गया तो मैं इसके लिए साथ पे लिख देता हूं मैक्सिमम। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं इस इक्वेशन को अगर कहता हूं इक्वेशन 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को रिलेट करूं तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो एन ओमेगा ए बी रह चुका है इसको मैं इस मैक्सिमम फैक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। नाउ इक्वेशन 1 जो है कैन बी रिटन एज, मैं इक्वेशन 1 को ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे बच्चों
कि मैं उसको लिख दूं एप्सिलॉन इक्वल्स टू, इस फैक्टर की जगह एप्सिलॉन मैक्सिमम एंड साइन थीटा. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द alternating voltage we get from the alternating current generator. Now the next task is to find the alternating current, और हम इस alternating current को बच्चों फाइंड करेंगे by using Ohm's law. तो बच्चों यहां हम Ohm's law को यूज कर लेते हैं to find the alternating current using Ohm's law, that is V equals to IR. और अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं ईएमएफ फॉर्म में, सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू आई आर, और हमें चाहिए क्या इसमें से अल्टरनेटिंग करंट, आई इक्वल्स टू इंडक्शन एप्सिलॉन ओवर आर. तो ये बच्चों हमने ईएमएफ फाइंड किया हुआ है, हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, इसको वहां पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल्स टू ये एप्सिलॉन एम साइन थीटा ओवर आर. अगर मैं इसी इक्वेशन को ऊपर वाली को रीअरेंज करके दिखाऊं बच्चों, हमारे पास एप्सिलॉन अगर आर जो है उस इक्वेशन की रीअरेंजमेंट से आई के बराबर है, तो अगर मैं यही एप्सिलॉन एम कर दूं, नीचे आर मौजूद हो, तो इससे आने वाला जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जिसके जरिए बच्चों हम ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट जो वर्किंग पढ़ी अभी अल्टरनेटिंग करंट की, क्या वैसे ही है या नहीं है. यानी हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी का चेंज आ रहा है आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, और कितना पैसेज ऑफ टाइम है ये भी याद रखें, आफ्टर t/2 हमारे पास जो पोलैरिटी है वो चेंज लेके आ रही है. क्या वो चेंज इस इक्वेशन की अकॉर्डेंस है या नहीं है. सो हम इस चीज को भी वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे पास ये इक्वेशन हमारी जो वर्किंग है उससे रिलेट करती है, क्या वैसे ही आउटपुट हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते. सो अभी हम बात करेंगे कि इस इक्वेशन के आउटपुट्स क्या होंगे और इसके जरिए हमारे पास जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट्स कैसे होंगे. अब बच्चों सबसे पहले हम ओरिएंटेशंस डायग्राम के जरिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, फिर हम उन इक्वेशंस के साथ इसको रिलेट करके देखेंगे क्या हमारे आउटपुट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. स्टार्ट में मान लेते हैं कि मैंने यहां पर मैग्नेट्स को नहीं दिखाया, इस साइड पे नॉर्थ एंड साउथ दिखा देते हैं. सो ओरिएंटेशंस पे हमने फोकस करना है. अगर इस साइड पे नॉर्थ हो और इस साइड पे साउथ हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा. यानी हमारे पास कॉइल इस तरह से पड़ी है और वहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ है, तो इस प्लेन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो या पास नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या चल रहा है, जीरो. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, तो बच्चों चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या आने वाला है, जीरो होगा. तो जब फ्लक्स का चेंज जीरो, हमारे पास इंडक्शन भी नहीं होगी और जो करंट है वो भी नहीं होगा. नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या है बच्चों, की जो बड़ी वाली साइड थी उसको हम रोटेट करवाकर कुछ ऐसे ले आए. साइड ए बी सामने आ गई, जो पहले मैंने दो डायग्राम्स बनाई थी वैसी उन्हीं ओरिएंटेशंस के साथ मैं उसको लेके चल रहा हूं. साइड ए बी इस तरह से हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन दिख रही है और जो साइड सी डी है वो इनटू द प्लेन दिख रही है. और मैंने करंट की डायरेक्शन को वही दिखाया कि यहां से मान लें कि डाउनवर्ड और यहां से मान लें कि ये अपवर्ड है. तो ये इस तरह से टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला हमारे पास टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव. फ्लक्स का चेंज कितना आ रहा है, मैक्सिमम. सो फ्लक्स का चेंज इस बार आ चुका है हमारे पास मैक्सिमम. हमारे पास जो इंडक्शन हुई उससे आने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी होगा मैक्सिमम, और जो करंट है वो भी हमें मिल जाएगा मैक्सिमम. फिर ये कॉइल रोटेट करते हुए कुछ इस तरह से हो गई और अगेन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसके साथ इसका अब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके प्लेन से पास नहीं कर रही. अब क्या हुआ बच्चों, अगेन हमारे पास जो फ्लक्स का चेंज है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो. सो अगेन नो इंडक्शन एंड नो इंड्यूस करंट. अब जब हमारे पास हम इस रोटेशन पे पहुंचे तो आप थोड़ा सा इन बातों को अच्छे से जज कर रहे होंगे. स्टार्टिंग की तो नो इंडक्शन, फिर एक हमारे पास रोटेशन आई तो इंडक्शन स्टार्ट हुई, फिर हमने उसको थोड़ा सा और मजीद रोटेट किया तो हमारे पास फिर से इंडक्शन खत्म होगी, हमें आउटपुट नहीं मिला. हम आगे नेक्स्ट इस पोजीशन पे, इसे कहते हैं हाफ रोटेशन. यहां से लेकर यहां आने में जो टाइम लगा दैट इज हाफ, यानी 0 से t/2 इसको कहा जाता है. हाफ रोटेशन मुकम्मल हुई और हम यहां पहुंच गए. जैसे ही हम यहां पहुंचे अगेन हम देखते हैं कि बच्चों इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर. मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रही हैं.
अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो फ्लक्स का चेंज अगेन मैक्सिमम होगा। तो यहां मैं फिर से दिखा दूं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास आने वाली जो इंडक्शन है मैक्सिमम होगी। लेकिन एक चीज यहां आपको पहले दिखा दूं, जरा गौर से देखें, साइड ए बी पहले यहां सामने है तो मैंने प्लस कहा हुआ, अब साइड सी डी सामने है तो मैं इसको प्लस कहूंगा, और साइड ए बी इंटू द प्लेन दिख रही है तो उसको मैं माइनस कहूंगा। तो क्या ख्याल है, पोलैरिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई? तो यस, पोलैरिटी चेंज बट इंडक्शन हमारे पास है मैक्सिमम, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू मैक्सिमम बट विद नेगेटिव साइन। उसके मुकाबले में यहां जो पोलैरिटी थी वो रिवर्स हो चुकी है। तो करंट की अगर बात करें तो करंट भी बच्चों हमारे पास मैक्सिमम बट विद दी नेगेटिव पोलैरिटी। नेक्स्ट रोटेशन पे आए तो साइकिल पूरी हो जाती है हमारे पास। सो हम वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। तो जहां वापस आ जाए इसे कहते हैं साइकिल कंप्लीशन। सो साइकिल कंप्लीट होने पे अगेन हम देखेंगे कि फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। तो जब फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब नो इंडक्शन एंड नो इंड्यूस करंट। अब बच्चों जितने भी हमारे पास यहां पर हमें डायग्राम में आउटपुट्स मिले, अगर हमें इनके रेफरेंस से एक वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो देखते हैं कि कैसी वेव फॉर्म बनेगी। आया वो अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म के साथ कुछ रिजेंबलेंस शो भी करेगी कि नहीं करेगी? तो अगर वो रिजेंबलेंस शो करती तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पोलैरिटी का चेंज आया है दैट इज परफेक्ट, और जहां जहां हमें इंडक्शन मिल रही है दैट इज परफेक्ट, हमारे रियल टाइम वेव फॉर्म से वो मैच करेगा। तो मान लेते हैं कि टाइम एक्सिस है और ये हम अगर करंट का ग्राफ बनाते हैं तो ये करंट एक्सिस है। सो शुरू में देखें बच्चों, स्टार्ट में हमारे पास करंट जीरो है, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट दिखाते हैं, करंट जीरो कर देते हैं, और थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि टाइम तो लग रहा है हर एक पोजीशन के चेंज करने में, वो कितना टाइम लग रहा है उसको हम नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे, क्योंकि एक साइकिल का जो टाइम होता है वो बच्चों टाइम टी होता है, और इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो टाइम क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पोर्शन। सो सब पहले यहां देखते हैं कि शुरू में टाइम हमारे पास जीरो तो करंट भी जीरो। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें, टाइम जो भी हुआ मैटर नहीं करता, बट हम देखें कि करंट मैक्सिमम है और प्लस के साथ है, तो मैं यहां पर लगा रहा हूं प्लस, यानी मैक्सिमम को शो कर रहा है विद पॉजिटिव साइन। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम देखते हैं कि थर्ड डायग्राम में अगेन करंट जीरो हुआ, टाइम थोड़ा सा मजीद गुजर चुका होगा, सो जीरो। नेक्स्ट डायग्राम में आए तो अगेन मैक्सिमम बट विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब नेगेटिव साइन में यहां नीचे दिखा रहा हूं नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो इसे मैं लिख देता हूं प्लस मैक्सिमम बट विद नेगेटिव साइन, सो मैंने दिखा दिया नीचे की तरफ। और वापस हम आए अपनी नेक्स्ट इस डायग्राम पे, तो करंट अगेन जीरो हुआ कुछ देर के बाद। अगर मैं इन तमाम तरह डॉट्स को आपस में लाऊं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास जो आउटपुट है एग्जैक्टली बच्चों वही है जो हमें अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग डायग्राम्स मैंने आपके सामने दिखाई हैं, जिन्हें ओरिएंटेशन डायग्राम्स भी कहते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्टली शो कर रहे हैं वही आउटपुट जो हमें अल्टरनेटिंग करंट का रियल टाइम दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंडक्शन का चेंज आ रहा है दैट इज परफेक्ट, और जो पोलैरिटी का चेंज आ रहा है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें बिल्कुल परफेक्ट जो वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट का वो मिला है। अब हम देखते हैं, वेरीफाई करेंगे कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी अल्टरनेटिंग करंट की, क्या उस रेफरेंस से भी हमें ऐसा आउटपुट मिलता है, ऐसा रिजल्ट मिल रहा है? क्या हमारे जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, मैथमेटिकल और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, क्या वो आपस में मिलते भी हैं कि नहीं मिलते? तो हमने जो थ्योरेटिकल बातें की, हमने देखा कि वो हमारे इस वेव डायग्राम से मैच कर रहे हैं, और अभी हम वेरीफाई करेंगे कि वो हमारे मैथमेटिकल रिजल्ट से भी वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बच्चों हम मैथमेटिकल इक्वेशन को लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे जो आउटपुट थे वो वाकई हमारी इस डायग्राम जो हमने लास्ट वेव फॉर्म दिखाई थी उससे मैच करते हैं कि नहीं करते। तो मैं यहां पर इस इक्वेशन को लिख देता हूं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ओमेगा टी। जो वेव फॉर्म हमें आई थी मैं वो यहां पर दिखा दूं, जिसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो हम लेते हैं टी। अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं तो वेव फॉर्म में बच्चों 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो मैं उनको क्वार्टर वाइज अगर दिखाऊं तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा और चौथा क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, टाइम टी बाई टू। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास टी बाय फोर, और अगर मैं आगे लेके चलूं तो ये बन जाएगा टी बाय टू, हाफ टाइम पे आ गए, फिर हमारे पास आ जाएगा 3t/4 एंड देन टी। अच्छा, इस चीज को अगर मैं आपको सिखाऊं तो मैं इस चीज को फिर से एक बार इरेज कर देता हूं ताकि इस बात को हम अच्छे से समझ लें। देखें हमारे पास कितने क्वार्टर्स हैं, 4, तो हम 4 टाइम्स लिख लेते हैं। पहला टाइम
दूसरा टाइम, तीसरा टाइम और चौथा टाइम। टोटल क्वार्टर्स भी कितने हैं? 4 क्वार्टर्स हैं, तो डिवाइड कर दें 4 से तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? पहला टाइम आ गया t/4, दूसरा टाइम क्या आ जाएगा? t/2, तीसरा टाइम आ जाएगा 3t/4 और नेक्स्ट वाला 4 से कैंसिल होकर हमें दे देगा टाइम t। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो इस वेव फॉर्म के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला टाइम देखूं, इंस्टेंटेनियस टाइम भी ये कहते हैं, तो टाइम 0 है। उस रेफरेंस से अगर मैं इस इक्वेशन की बच्चों बात करूं तो I इक्वल्स टू आई एम साइन 0 अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 0। कब? जब टाइम 0 है। मैं नेक्स्ट अगर आगे चलूं तो मेरे पास जो टाइम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज t/4। तो टाइम t/4 अगर मैं यहां लिखूं तो करंट की इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं आई एम साइन ओमेगा। अगर मैं इसको 2 पाई एफ होता है और एफ टाइम पीरियड होता है, ऐसा भी लिख सकता हूं। इस टाइम की जगह ये इंस्टेंटेनियस टाइम पुट कर रहा हूं बच्चों। ये जो मैंने स्टेप किया मैं ऐसा दिखा देता हूं कि ओमेगा जो है ना ये बराबर होता है 2 पाई एफ के, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी। सो इस फॉर्म में मैंने लिखा, साथ में इंस्टेंटेनियस टाइम t/4। इससे इसको अगर कैंसिल करें तो आई एम साइन हमारे पास बनता है पाई बाय 2। साइन 90 क्या होता है बच्चों? हमारे पास 1 होता है मैक्सिमम। सो करंट हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम। मैं इनको आंसर्स को ब्लॉक में बंद कर दूं ताकि आखिर में हम देख सकें कि हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम आता है इंस्टेंटेनियस टाइम, दैट इज टाइम t/2। तो टाइम t/2 अगर हम पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बनती है? I इक्वल्स टू आई एम साइन 2 पाई बाय t/2। ये 2 से कैंसिल, ये t से कैंसिल, हमारे पास रह जाता है साइन पाई। साइन पाई जो बच्चों 180 डिग्री है उस पे करंट होता है 0। ले, करंट हमारे पास हो चुका है 0। आप कैलकुलेटर पे इन आंसर्स को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं ताकि इसमें आपको जरा बराबर डाउट ना रहे। t/2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम होता है 3t/4। 3t/4 को अगर हम यहां पर पुट करें अपनी इक्वेशन में तो I इक्वल्स टू आई एम साइन 2 पाई बाय टी और इंस्टेंटेनियस टाइम इज 3t/4। ये इससे हाफ हुआ, टी से कैंसिल हुआ, आई एम साइन 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 इज 270 डिग्री, और बच्चों 270 डिग्री हमें कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, ये आंसर देता है -1। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर हुआ -IM नेगेटिव। नेक्स्ट टाइम पे अगर जाएं तो हमारे पास टाइम पीरियड t आ जाता है, दैट इज कैपिटल T। और अगर यहां पर हम इसको पुट कर दें I इक्वल्स टू आई एम साइन 2 पाई बाय टी, और यहां हमारे पास आ जाएगा t से कैंसिल, 2 पाई बच्चों 2 पाई होता है 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री का साइन निकालें तो आंसर आता है 0। अब हमने लास्ट जो अपने रिजल्ट्स मैच किए थे वो देखे थे कि क्या हमारे पास ऐसा वेव फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब हम इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमारे पास थी और जो इक्वेशन थी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम अब जरा एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या ये आउटपुट हमें वाकई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो शुरू में देखें, करंट इज 0, करंट हमारे पास यहां पर चल रहा है 0। थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया? t/4 गुजर गया। तो t/4 पे देखें करंट मैक्सिमम है कि नहीं है। तो यस, ये अगर मैं यहां दिखाऊं तो यहां करंट मैक्सिमम है। पुरानी डायग्राम और आउटपुट को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो आउटपुट आ चुका है दैट इज मैक्सिमम। थोड़ा सा और आगे चलें, कितना आगे चलें? t/2 हाफ टाइम के बाद करंट 0 है। सो यस, हाफ टाइम के बाद करंट यहां पर भी 0 हो चुका है। आगे चलें हम अपने चौथे टाइम की तरफ, दैट इज 3t/4। तो यहां हमने देखा कि आउटपुट में मैथमेटिकल इक्वेशन हमें नेगेटिव साइन दिखा रही है। सो नेगेटिव साइन यस दिखा रही है वेव फॉर्म भी कि यहां पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, नेगेटिव एक्सेस। तो यहां लिखेंगे -IM। तो बच्चों हमारे पास आउटपुट आ चुका है नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव करंट। नेक्स्ट अगर चलें तो हमारे पास यहां पर करंट आ चुका है 0। और अगर मैं यहां पर वेव फॉर्म में दिखाऊं तो यहां पर आप भी देख सकते हैं कि करंट हो चुका है 0। सो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं एग्जैक्टली वही हैं जो हमने अपनी वर्किंग डायग्राम्स की मदद से वेव फॉर्म को ड्रॉ किया था। तो बच्चों यहां पर हमने
बहुत सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे पोलैरिटी को स्लिप रिंग्स चेंज करते हैं। फिर हमने देखा इसके फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है, क्या डेरिवेशन है। फिर हमने देखा कि जो इक्वेशंस आ रही हैं उन इक्वेशंस और जो फिर हमारे पास ओरिएंटेशन का चेंज है, उन चेंज से क्या वाकई हमें आउटपुट में ऐसा वेव फॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमने देखा कि डायग्राम्स की मदद से भी और इक्वेशंस की मदद से भी हमें ऐसा वेव फॉर्म मिलता है, यानी हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। सो होप सो इन तमाम बातों के अंदर आपको अब किसी भी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इस लेक्चर को यहां पर एंड करेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि लेक्चर आज का काफी लेंथी हो चुका है, बट क्योंकि इतनी डिटेल बात करना जरूरी थी, क्योंकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है और इसमें कंफ्यूजन का रहना जो है वो बिल्कुल भी कहना चाहिए अच्छी बात नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम टॉपिक था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बात की। सो अभी यहां पर इस लेक्चर को रोकेंगे, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।